परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? तो पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। रेडी होइए। देखिए, आपने 2 जुडिशरी का इंटरव्यू दिया है, बाकी तो आपको बोर्ड के बारे में मालूम ही है कि बोर्ड कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। इधर देखो 2-3 दिन हम आप लोग को थोड़ा बेसिक चीज़ बताएंगे, तब आप लोग का मॉक इंटरव्यू ले। तो बेसिक चीज़ में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बेसिक चीज़ का। तो बेसिक चीज़ का जो हम लोग को मेन चीज़ ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि बिफोर इंटरव्यू क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। नंबर 1 पॉइंट, पेन कॉपी लेके बैठिएगा आप लोग। सेकंड टॉपिक आपको डिस्कस करना है हमारे साथ ड्यूरिंग इंटरव्यू। तीसरा टॉपिक डिस्कस करना है आफ्टर इंटरव्यू। ये 3 टॉपिक जब डिस्कस होगा देन आपका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर से ध्यान समझिए। पहला टॉपिक रहेगा बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू के पहले गुड इवनिंग। इंटरव्यू के पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। प्रज्ञा, मोबाइल को ऑन रखो, कैमरा को। देखिए, बिफोर इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको आज से लेकर इंटरव्यू की डेट, अभी आप लोग की कोई डेट नहीं आई है, डेट आने के पहले तक आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। मोनिशा सिंह कैमरा ऑन रखिए, प्रज्ञा शाह कैमरा ऑन रखिए। इंटरव्यू में तो कैमरा बंद रखोगे, कैसे होगा आप लोग का है?
कैमरा बंद करने की तो थोड़ा क्या कैमरा ऑन रखिए। देखो हमने आप लोग को बोला कि 3 पार्ट में पहले आप लोग को बताया जाएगा तब मॉक स्टार्ट होगा। हम देखते हैं कि इंटरव्यू में स्टूडेंट परेशान रहता है कि सर मॉक ले लीजिए। इतना परेशान रहता है जैसे लगता है वो बस कल ही जाके जज की कुर्सी पे बैठना चाहता है। अरे मॉक लेने के पहले अपने को इतना प्रिपेयर तो कर लो कि मॉक अच्छा दो, मॉक फर्स्ट, मॉक सेकेंड, मॉक थर्ड। और जब मॉक फर्स्ट आप दोगे तो देने के बाद आपको रिमार्क दिया जाएगा कि आप में क्या क्या कमियां हैं, क्या आपके अंदर डिफेक्ट्स हैं। फिर उसी पैटर्न पर मॉक सेकेंड होगा, उसमें भी आपको रिमार्क दिए जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर फिर आपका मॉक थर्ड होगा। अगर वो आपका बिल्कुल फिट रहा तब आपको फ्री कर दिया जाएगा, अदरवाइज जिसका नहीं फिट रहेगा उसको मॉक फोर्थ को भी अपियर होना पड़ेगा। पिछले बार देखिए जो बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें से अपने यहाँ से काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए थे और बिहार एपीओ का लिया गया, उसमें तो बम्पर सिलेक्शन हुआ था। तो जिसको जिसको मॉक थर्ड में ओके कर दिया गया था, सब आज इसमें गया में ट्रेनिंग कर रहे हैं एपीओ का, ठीक है। और सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं बल्कि वो मेरिट में भी रहे, जैसे चारू सक्सेना मेरिट में रहे, पवन शर्मा दिल्ली वाले मेरिट में रहे। तो ज़रा से आप लोग बहुत सावधानी के साथ पहले हमारे साथ बिफोर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, और नंबर 3 पे आफ्टर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। देन मॉक फर्स्ट, मॉक सेकंड एंड मॉक थर्ड। फिर इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, आप जाके एक्चुअल में इंटरव्यू अपने को फेस करिएगा। तो देखो जो पहला स्टेप है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बिफोर इंटरव्यू। देखो जो इंटरव्यू है इसका एग्जैक्ट और सही नाम क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट। अभी तक आपने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, आपका एग्जामिनर से कोई भी आमना सामना नहीं था। एग्जामिनर ने पेपर बना के आपको दिया एमसीक्यू फॉर्म में, आपने एमसीक्यू फॉर्म में पेपर को सॉल्व किया, मेरिट में आ गए, प्री क्वालिफाई कर गए। एग्जामिनर ने आपको मेंस का क्वेश्चन बना के दिया, आपके आंसर इतने अच्छे थे कि आप मेरिट में आ गए। इंटरव्यू का क्या सिलेबस है? इंटरव्यू का कोई सिलेबस है? आंसर है नो। नो, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं, पहले तो ये दिमाग में डाल। जब सिलेबस नहीं है तो कैसे हम इसके तैयारी करें? इसी को हम लोग बोलते हैं बिफोर इंटरव्यू। तो सबसे पहले आप लोग जो आपने लॉ किया है, पहले 5 ईयर का किया या 3 ईयर्स का किया, आप इसके क्या करोगे, सारे पेपर के सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नाम को याद कर डालो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर को पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ा था, फाइनल ईयर में कौन सा पेपर। ये आपके लॉ की डिग्री में साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं लाफ्ट आर्ट, आपने जैसे बोला लाफ्ट आर्ट, तुरंत एग्जामिनर एज्यूम कर लेता है कि आपको -2 नंबर देना है, 2 नंबर काटने हैं, क्योंकि पेपर है लाफ्ट आर्ट्स, आर्ट्स। तो टार्ट नहीं बोलना है। आप अपने डिग्री में जो आपको डिग्री मिली हुई है उसमें से बेसिक चीज़ इसको तैयार कर लेना है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स बैठेंगे वो आपसे जनरली ऐसे पूछ लेते हैं एक आध क्वेश्चन। दूसरी चीज़, आप अपने प्रॉपर ड्रेस को सेलेक्ट करिए कि हमको इंटरव्यू के दिन कौन से ड्रेस पहनने हैं। जो लेडीज़ हैं, पहला प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप साड़ी पहनती हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप कोई सलवार सूट पहनती है वो भी ऑप्शन ठीक है आपका। ले, लेकिन शर्त क्या है कि आप कोई फैंसी ड्रेस नहीं पहनेंगे, फैंसी ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनेंगे, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ जो है, कोई बहुत डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगे, लाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे। और इसके बाद जो आप शूज़ को यूज़ करेंगे वो ऐसा शूज़ रहे जो आवाज़ बिल्कुल ना करता, मतलब आप जब चलें तो उसमें से आवाज़ बिल्कुल ना निकले, ठीक है। देखो जहाँ तक जेंट्स की बात है तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीन्स टी शर्ट, तो बिल्कुल सोचिएगा मत सपनों में भी। जो आप फैंसी ड्रेस पहनते हैं उसको तो कभी भी सोचिएगा नहीं। बेस्ट होगा कि आप अपना कोट पैंट टाई को सूट के फॉर्म में रेडी रखें। गर्ल्स भी अगर चाहे तो सूट के फॉर्म में पहन सकती हैं, यानी कि जो भी आप ड्रेस पहने वो सोबर ड्रेस रहे। और जेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्लैक शू सेलेक्ट कर लीजिए। पीटी शू नहीं पहनेंगे, कोई फैंसी शूज़ नहीं पहनेंगे, आप पहनेंगे बूट, जो बाटा का बूट बोला जाता है, जो भी हो ब्लैक कलर का होना चाहिए। और वैसे आपके लिए भी है कि उसमें से आवाज़ ना आए। एक चीज़ तो ये आप अपना सेलेक्ट कर लो।
जो आप ड्रेस सेलेक्ट करोगे वो मॉक इंटरव्यू वाले दिन आप पहन के बैठोगे। मॉक इंटरव्यू के समय जब हमारे साथ आप देंगे तो आप अपने उस प्रॉपर ड्रेस को पहन के बैठेंगे। मॉक फर्स्ट में, मॉक सेकंड में, मॉक थर्ड, एक चीज़। दूसरा है हेयर स्टाइल। देखिए जो हेयर स्टाइल है वो आप नॉर्मल हेयर स्टाइल रखेंगे, कोई फैंसी बाल की कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, न लेडीज़ की न जेंट्स की, बिल्कुल नॉर्मल जैसे जजेस के अब लगे कि हम जज की इंटरव्यू देने आए हुए हैं। नंबर 3 पे आपको एक जो प्रिपरेशन करनी है वो फाइल को अरेंज करनी है। देखिए जो आप एक मार्केट से अच्छी सी फाइल लें, कोई पुरानी-सुरानी बिल्कुल फाइल मत रखिएगा। फाइल बहुत ही सोबर रहे, लाइट कलर की रहे और ऐसी फाइल को आप सेलेक्ट करिए जो 3 तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से कांस्टेंट होता है। एक तरफ से बंद रहता है, 3 तरफ से खुल जाती है। उसमें अपने आप क्लास 10th से लेकर जो आपके पास आपकी सर्टिफ़िकेट है, मार्कशीट है, डिग्रियाँ हैं, वो सब आप सिस्टमैटिक फॉर्म में लगाएँगे। जो सबसे ऊपर लगाएँगे फ्रंट पे, वो आपका कॉल लेटर रहेगा जो अभी आपको मिलेगा, इंटरव्यू का लेटर। इंटरव्यू का लेटर जब आपका मिल जाएगा वो सबसे ऊपर रहेगा। उस फाइल में आप 1-2 ब्लैंक पेपर रखिएगा व्हाइट और कम से कम 2 उसमें पेन डाले रहिएगा, मिनिमम 2 पेन्स, ठीक? उसमें से 1 पेन आपके जो आप अपना ड्रेस पहनेंगे उसमें आपके कोट में या शर्ट में लगेगी, ठीक? पेन बहुत अच्छी होनी चाहिए, देखने पे सोबर लगे, उसको आप लगाएँगे। फाइल आपकी बाहर ही चेक हो जाएगी इंटरव्यू बोर्ड के पहले, जो वहाँ पे क्लर्कल स्टाफ होते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर आप लोग को बुलाया भी गया है शायद 21 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए। बुलाया गया है मालूम है आप लोग को? यस सर, पटना बुलाया गया 20 है? से 22 जी, 25 से 20 से 22 सेकंड सर, 20 20 सेकेंड से 22। उस दिन आपका सारा वेरिफिकेशन होगा। तो उसके पहले आप अपनी फ़ाइल को पूरा ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि वेरिफिकेशन कराते समय कोई आपको दिक्कत ना आए। देखो अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास इनकम्प्लीट है, आपको अभी डिग्री नहीं मिली यूनिवर्सिटी से या करेक्टर सर्टिफिकेट आपका अपडेट नहीं है, तो कोशिश करिएगा जो करेक्टर सर्टिफिकेट हो विदिन 6 मंथ का होना चाहिए, पुराने से काम नहीं चलेगा। तो आप वहाँ पर अंडरटेकिंग दे सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जो इनकम्प्लीट है, मैं 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर मैं ला के जमा कर दूँ। ये उस समय के लिए बताया जा रहा है अगर कोई आपके पास अवेलेबल नहीं, पूरी कोशिश करिए सब लेके जाइए। पूरी कोशिश करिए कि ये कॉलम को उपयोग ना करना पड़े, इस कॉलम को छूना ना पड़े। ये कॉलम कॉलम को ट्रम्प कार्ड के रूप में रखिए, ठीक? वो आपको परमिशन देते हैं कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। अब देखो क्या-क्या हम पढ़ें, इंटरव्यू के लिए क्या-क्या तैयारी करें? तो देखो तैयारी करने के लिए इंटरव्यू में सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स का सिलेबस था, जो मेंस का सिलेबस था, उसको अपने सामने रखिए। लॉ के सारे पेपर्स और इसके साथ-साथ जो जनरल स्टडीज़ था, उसको सामने रखिए और जो सिलेबस आप लॉ का निकालिए, एक-एक पेपर, एक-एक पेपर। जैसे आईपीसी नहीं आती, आईपीसी में बेमतलब का टाइम मत खराब, सीआरपीसी पे आ जाइए, एविडेंस एक्ट पे आ जाइए, पीपीए पे आ जाइए। तो जो आपने पेपर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिसके बेसिस पर आपने क्वालीफाई किया है, प्री क्वालीफाई किया, मेंस किया है, उस टॉपिक पर आप अपने फंडा को बिल्कुल क्लियर कर लें। कोई भी टॉपिक पर आपको कहीं से डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि आईपीसी की सेक्शन 82 कल एग्जामिनर ने पूछा, सेक्शन 82 क्या है? तो आप बड़ी ईज़ी बता सकते हो, बिलो 7 ईयर चाइल्ड के बारे में। लैटिन में कहते हैं डोली इनकैपेबल। आपसे पूछा जाए क्या ये जो रिलीफ मिला है बिलो 7 ईयर को, ये आईपीसी में है कि सारे लॉ में है? जितने भी और भी क्रिमिनल लॉ हैं, उसमें भी छूट है कि केवल आईपीसी में छूट है? सब में है सर। सब में है। अगर रेलवे
में कोई रेल में कोई बच्चा जर्नी कर रहा है बिलो 7 ईयर का विदाउट टिकट, तब सर मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, बट ऑन द बेसिस कि 7 ईयर्स से बिलो को इनोसेंट ही माना जाता है, नहीं इनकैपेसिटी होती है। रेलवे के एक्ट में इसको यही तो आपको जानना है, यही आपको जानना है कि वो केवल आईपीसी में छूट है। ठीक, जितने भी माइनर एक्ट हैं, गैम्बलिंग एक्ट, अगर 7 साल से नीचे उम्र का बच्चा जुआ खेल रहा है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट की जर्नी कर रहा है, तो ये ध्यान रखा कि माइनर एक्ट पे छूट नहीं है, भले उसको रिफॉर्मेटिव सेंटर भेजा जाए। ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि जो वो उनको इम्यूनिटी है ओनली इंडियन पेनल कोड या अब बीएनएस में आ गया है, बीएनएस में आ गया है। ये आपके पास आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो नया क्रिमिनल लॉ आया है, आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनडबलएस और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बीएस। सबसे पहले आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा कि जो सीआरपीसी की इम्पोर्टेंट सेक्शन थी अब कहाँ चली, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की इम्पोर्टेंट सेक्शन थी अब कहाँ चली। जैसे आपसे पूछा जाए जो डाइंग डिक्लेरेशन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा है वो बीएसए में कहाँ पर आ गया, बीएसए में अब वो कहाँ पर है, सेक्शन 26A में है। तो आपका आंसर होगा सेक्शन 26 का सबसेक्शन ए में। ठीक, तो ये जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, रिफ्रेशिंग मेमोरी है, होस्टाइल विटनेसेस है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन है, ठीक, ये कन्फेशन है, एडमिशन है, रजिस्ट्री का प्रिंसिपल है, ये जितना है ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट वाली सेक्शन तो याद रखनी ही है, बट आपको बीएसए की भी सेक्शन को याद रखना, क्योंकि 1 जुलाई से वो लागू हो गया है। जब आपसे उसके बारे में पूछा जाए तो नई वाली सेक्शन को बता दो। ठीक, देखो आपको बताया भी गया होगा कि इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाए। अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए तो हो सकता है आप 1 या 2, 3, 4 क्वेश्चन न दें। तो अगर आप 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं खड़ी होगी। लेकिन अगर आप 15 में से आधे से ज़्यादा के आंसर नहीं दिए, आपने 8 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, ध्यान रखिएगा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते कि सर हमको नहीं मालूम, सॉरी सर हम नहीं बता पाए, तो ठीक है आप बता तो दे रहे हो, सॉरी कह दे रहे हो, लेकिन ये चलेगा केवल 10% टोटल क्वेश्चन का। जितना भी पूछा जा रहा है केवल 10 से लेके 15%। अगर आप 85% क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो सेलेक्ट नहीं करेगा। और कहीं आपने 50% बताया, 50% नहीं बताया। तो कोशिश ये रहे कि अगर आप एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लो कि आपसे एग्जामिनर 15 क्वेश्चन पूछता है तो 12 तो कम से कम आप बताओ, और बताओ नहीं बल्कि आप उस पर डटे रहो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपको अगर वो कंफ्यूज भी करते हैं तो आप कोशिश करिए कि कंफ्यूज ना होइए, कंफ्यूज ना होइए। जैसे आपसे पूछते हैं कि 0 FIR किसी सेक्शन में डिफाइन है, BNSS में, BNSS के किसी भी सेक्शन में 0 FIR डिफाइन है? यस सर, डिफाइन की गई है पूरा FIR। इस सेक्शन में तो सेक्शन तो एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा रहा, बट इट इज डिफाइंड इन दी एनएफ। EFIR यस सर, EFIR भी डिफाइन सेक्शन में तो सेक्शन अभी 117। देखो कुछ हमें गले में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि बिल्कुल बात मत करिएगा 24 घंटे कम से कम, ठीक है, लेकिन आप लोग को थोड़ा बता देते। देखो 173 सब क्लास फर्स्ट, इसमें ध्यान रखिएगा EFIR भी डिफाइन है, 0 FIR भी डिफाइन है, EFIR भी डिफाइन है, 0 FIR भी डिफाइन है। एक तो ये अगर आपने कह दिया कि नहीं सर नहीं डिफाइन है तो आपका निगेटिव आंसर हो गया। आपने बताया कि सर डिफाइन तो है लेकिन हमको सेक्शन नहीं याद है तो भी नेगेटिव चला गया। आपने ये बताया कि नहीं सर डिफाइन है
BNS की BNSS के सेक्शन 173 सब क्लास। अब देखिए ये प्लस आपका हो गया। इसी में आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ, तुरंत आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय जीरो FIR। जीरो FIR से आप क्या समझ, आपसे पूछा जाएगा। तो प्रज्ञा जीरो FIR क्या होता है? सर ऐसा FIR जो उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो जिसका जुरिस्डिक्शन उस एरिया पे नहीं है। तो उसको जीरो क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि उसका सीरियल नंबर जो होता है वो 0 रखा जाता है। नहीं, जीरो नहीं रखा जाता, उसमें क्राइम नंबर नहीं डाला जाता। क्राइम नंबर नहीं। ये आंसर दीजिएगा, जीरो नहीं डाला जाएगा। 0/2024 तो नहीं लिखा जाएगा उसका। किसी भी आप अगर पुलिस स्टेशन पर इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता है, तो उसको कहा गया कि उसको आप ले लेना एप्लीकेशन को, और उसको क्या करना, ये GD में लिख लेना, और उसमें क्राइम नंबर नहीं डालना। इसके बाद जो इमिडिएटली रिलीफ तुरंत उसको आप दे देना विक्टिम को, और इसके बाद उस मैटर को ट्रांसफ़र कर देना किसको, जुरिस्डिक्शंस रखने वाले पुलिस स्टेशन। फिर वो क्राइम नंबर डालेगा, वो क्राइम नंबर डालेगा, फिर वो क्या करेगा, सेक्शन लगाएगा, तब वो हो जाएगा कि जुरिस्डिक्शंस रखने वाले मजिस्ट्रेट वो पुलिस स्टेशन के द्वारा लॉजिंग ऑफ द FIR, लॉजिंग ऑफ द FIR। एक तो ये फंडा क्लियर रख। दूसरा ये है कि EFIR, EFIR हम कैसे करेंगे, क्या मेथड बताएंगे? मुनिशा सिंह, EFIR कैसे करेंगे? सर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाता है ये FIR। के बाद विक्टिम को क्या करना है? सर वो 3 दिन के अंदर थाने में उपस्थित होके वहाँ पे हस्ताक्षर करना है। 3 डेज मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम है सर। मिनिमम है, मैक्सिमम? मैक्सिमम सर मैक्सिमम, सॉरी सर मैक्सिमम है। यही सब आपको डटे रहना है। 72 आवर है कि 3 डेज है? 3 डेज। 3 डेज। अपने बातों से घबरा के चेंज मत कर लेना। अगर उसने कहा 72 आवर है कि 3 डेज है, तो आप ये मत करना नहीं सर 72 आवर है, बोल देना 3 डेज। 3 डेज मिनिमम कि मैक्सिमम, तो आपको डटे रहना है कि मैक्सिमम। 3 डेज के अंदर स्टेशन इंचार्ज है, आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपने कम्युनिकेशन किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखे रहेगा। जब आप पहुंचेंगे तो आपसे 3 कॉपी बनवाएगा, जो 3 कॉपी बनाए रहेगा, आपसे सिग्नेचर कराएगा तीनों कॉपी पर, और इसके बाद उसको FIR के रूप में आपको एक कॉपी दे देगा फ्री आपका। लेकिन आपको 3 डेज के अंदर पुलिस स्टेशन पे प्रेजेंट होना, तभी आपको कॉपी मिलेगी, अदरवाइज कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक, तो देखो जैसे ये सब चीज़ें 100% आपसे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर बैठेंगे वो पूछेंगे, जो बैठेंगे वो पूछेंगे। फिर जो ऑनरेबल जस्टिस है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ललिता कुमारी का केस आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का? ललिता कुमारी के केस में लॉजिंग ऑफ द FIR के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्या कहा था ललिता कुमारी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? सर यदि संज्ञेय मामले का सूचना दिया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट है, तो उसको दर्ज करना अनिवार्य होगा। क्या असंज्ञेय की भी FIR होती है, नॉन कॉग्निजेबल की भी होती है? नहीं सर। तो फिर क्या ये जो BNSS बना हुआ है, BNSS, कि ललिता कुमारी के केस का किसी मैटर पर, जो ललिता कुमारी के केस में कहा गया था मैंडेटरी है FIR, तो क्या BNSS में इस प्रोविज़न को ब्रीच किया गया है? पुलिस की पावर बढ़ा दी गई है? ये सर ऑप्शन दिया गया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। किस केसेस में? सर फैमिली डिस्प्यूट में मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, बट फैमिली डिस्प्यूट में दिया गया। और भी केसेस में दिया गया है जहाँ पे जैसे कि पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट है, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया है। DSP का क्या रोल फिक्स किया गया है BNSS में? कि अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो उनको एक कंप्लेंट की कॉपी सेंड की। नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पर क्या उनको पावर दी गई है? वो कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी को। ध्यान रखना यही ललिता कुमारी के केस पे कंट्रोवर्सी है।
ये कहा गया अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष से नीचे है, तो जो स्टेशन इंचार्ज है वो डीएसपी की प्री कंसेंट लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और तब वो एफआईआर को लॉस करेगा। सपोज करिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उसको नहीं कुछ मिला, प्राइम एफएसआई नहीं लॉस करेगा, फिर ये तो कंक्लूजन निकल रहा है ना। एक तरफ ललिता कुमारी के केस में कहा गया था एफआईआर मैंडेटरी है, एक तरफ पुलिस को पावर दे दिया गया, वो चाहे तो न लॉन्च करे। ये आप पकड़ के रखे रहिएगा जो बताया, ठीक। आप बताइएगा कि अब पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर दे दिया गया है कि अगर वो 3 ईयर से लेकर 7 वर्ष के अंदर का मैटर है तो वो गस्टेड ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, जिसको कहते हैं डीएसपी, उसकी प्री कंसल्ट लेके तब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने पर अगर प्राइम एफएसआई इसको नहीं मिलेगा तो वो लॉजिंग ऑफ एफआईआर नहीं करेगा, ठीक। लिख लो इसको, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ आप लोग के साथ और डिस्कस करते हैं। देखिए रूपा अशोक हुर्रा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मर्सी पिटीशन का ये केस है, मर्सी पिटीशन का, दया याचिका। अगर किसी को डेथ सेंटेंस से कन्विक्ट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसकी मर्सी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, तो वो जो जिसको सेंटेंस सुनाया गया है वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 142 में। जो आर्टिकल 142 में जाता है उसको ध्यान रखिएगा, वो जो मर्सी पिटीशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ला सकते। PNSS में क्या चेंजेस किया गया? रूपा अशोक हुर्रा के केस में जो ये प्रोविज़न दिया गया था 142 आर्टिकल का, इसको BNSS में क्या चेंजेस किया गया? जिसको पढ़ाया गया बताइए, साकार है, सुरभि है, पूजा है, सब लोग को क्लास से पढ़ाया भी तो गया है। गरिमा, क्या प्रोविज़न दिया गया? प्रज्ञा, क्या प्रोविज़न दिया गया है? निशा को भी पढ़ाया गया है BNSS। मर्सी पिटीशन पर BNSS में नया प्रोविज़न क्या आया है, बता सकते हैं आप लोग? पूजा, क्या बताया गया है? सर सेक्शन 83 में पर सर इसका कंट्रडिक्शन इसमें भी हो रहा है सर, तो केस में भी। पर अब तो सर पावर सर उनके पास हो गई है सर, राष्ट्रपति के पास। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, अभी ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं, अलाउ नहीं करते, ध्यान रखिएगा आप किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं। जो पहले अशोक हुर्रा के केस में कहा गया था कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, वो दरवाजे बंद कर दे। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया मर्सी पिटीशन, अब केवल उस व्यक्ति को फांसी पे ही चढ़ना। ध्यान रखिए, ये चेंजेस कर दिए सबसे पहला। ये आप लोग से पूछा जाएगा तो इसको बताइएगा, प्रीवियस लेक्चर निकाल लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ ढेर सारा। सैयद, आप एक काम करना कि जो परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है अपने परीक्षा रिफ्रेशर का, जी सर। तो उस पर ढेर सारी क्लासेस अभी हमने लिया है, पड़ी हुई है, जी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब जो फाइनल हो गया है कि मर्सी पिटीशन पे जो होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फाइनल होगा। एक और चीज़ फाइनल किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मर्सी पिटीशन को डिसाइड करता है तो कितने समय के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए। जेल सुपरिटेंडेंट जहाँ पर वो क्या नाम है, एक्यूज पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के कितने समय के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट को सूचना बता देनी पड़ेगी? 60 डेज सर, 60 डेज।
60 days यस सर। कन्फर्म? यस सर। आवर में है कि डेज में है? सर डेज में इन 60 days। और कौन बताएगा? सर 60 days में हैं? 60 दिन का। दिन क्या कितने दिन के अंदर? स्टेट के होम सेक्रेटरी को फैक्स आएगा, स्टेट का होम सेक्रेटरी वही फैक्स को फॉरवर्ड कर देगा जेल सुपरिटेंडेंट को। कितना टाइम बताया गया है? ओनली 24 आवर, ओनली 24 आवर। अब जेल सुपरिटेंडेंट आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। देखो, एक तो आप लोग इन सब चीज़ों को जितने भी टाइम पीरियड चेंज हो गए हैं उसको पूरा तैयार कर लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिएगा। चारों ट्रायल अच्छी तरह से, सेशन ट्रायल, फॉरेन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। किस किस जज के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया BNSS में? सर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो abolish कर दिया एडिशनल गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और किसका? असिस्टेंट सेशन जज को अबॉलिश कर दिया गया दो है। लोग को, असिस्टेंट सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर किसको दे दी गई अब? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फर्स्ट सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग यूपी साइड में, बिहार साइड में बोलते हैं ACGM। ACGM ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या करिए, ये मान के चलिए कि आप लोग का इंटरव्यू जो पड़ेगा वो सितंबर का लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक मिनिमम। तो आप जैसे आज मान लीजिए 7th है, आज से लेकर आप अपने 30 सितंबर तक डेली का एक अपना प्रोग्राम चेकआउट कर लीजिए कि हमको 7 तारीख को क्या कंप्लीट करना है, 8 तारीख को क्या कंप्लीट करना है, 9 को क्या कंप्लीट करना है, 10 को क्या कंप्लीट करना है। और पूरे पेपर को आपको कंप्लीट करना है जो बिहार के जुडिशरी के प्री में या मेंस में था। जहाँ तक क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन है, आपको क्रिमिनल लॉ नया वाला भी पढ़ना है, पुराना वाला भी पढ़ना है, नया वाला भी पढ़ना है, पुराना वाला। ठीक, तो उस पर क्या करिए, आप 2 दिन का समय दे, और ये जल्दी से जल्दी अपना बना डालिए। एक तो ये आप लोग होमवर्क अपना शुरू कर दीजिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जितने भी लीडिंग केसेस हैं, जितने भी लीडिंग केसेस, चाहे वो एविडेंस एक्ट का हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, CPC का हो, TPA का हो, सबको जल्दी से जल्दी उसको केस ला, ईयर, कोर्ट का नाम और क्या फाइंडिंग दी गई, ये आपके पास डिटेल होना चाहिए, पूरा डिटेल आपके पास। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका तुरंत आंसर दे सकें। एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप उसका तुरंत आंसर दे सकें। ईयर, कोर्ट का नाम और क्या फाइंडिंग दिया, और अगर जज का नाम मिलता है तो जज का नाम याद। कौन सा लीडिंग केस प्रिवी काउंसिल का है, कौन सा लीडिंग केस ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, कौन सा लीडिंग केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यही आपको पढ़ना है। ईयर के साथ, ईयर के साथ जैसे आपसे पूछा गया आकलन नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर, इस ईयर का केस 1939 कोर्ट का है, प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल का किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है? मृत्यु वाले कथन से जुड़ा हुआ है। सेक्शन सेक्शन 32 ओल्ड एक्ट एंड 26 सबसेक्शन A न्यू एक्ट। ओल्ड की कौन सी सेक्शन है? 32 सब क्लॉज 1। 32 से नहीं, 32 सब क्लास 1। इतना आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपसे एग्जामिनर ने कहा बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर के केस को बता सकते हैं, तो आपने कहा दिया नहीं, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने कहा यस, तो उन्होंने कहा कोर्ट का नाम बताया। आपको बताना पड़ेगा प्रिवी काउंसिल का ईयर,
1925। जज का नाम लॉर्ड समनर। इस केस को हम लोग इस केस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पोस्ट ऑफिस केस। पोस्ट ऑफिस। तो अगर ये आप याद करे रहोगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन, आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसका आपने सही आंसर दे दिया, फिर क्रॉस पूछा गया, फिर आपने सही दे दिया, फिर तीसरा क्रॉस पूछा गया, फिर आपने सही दे दिया। जितना क्रॉस आपसे पूछा जाएगा, जितना आप सही देते जाओगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, उतने अच्छे नंबर। ध्यान रखिएगा, अगर क्रॉस पे क्रॉस पूछा जा रहा है घबराइएगा मत, बल्कि ये सोचिएगा कि हमको गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको आप क्या करोगे, क्रॉस का आंसर देना शुरू करोगे। देखो एक चीज़ आप लोग अपने अंदर तुरंत डेवलप कर लीजिए, जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, आपको चाहे वो 100% आता, 100% आप उस पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन कम से कम 2 सेकंड चुप रहने के बाद आंसर, मिनिमम 2 सेकंड। सेकंड का मतलब होता है 1 2, 2 सेकंड हो गया। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो कहते हैं सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स आना, अरे ये पूछ रहे हैं, तो हम चाहते तो कुछ बोलना है लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाए। दो समय हम लोग चाह कर भी गलती करते हैं न चाहते। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, जिसको सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और दूसरा जब हम लोग डिप्रेशन में आ जाते। आपसे जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो 2 से 3 सेकंड चुप रहना, और तब अपने आंसर को आप देना, और ऐसे आवाज़ में देना वो जो विजिबल हो, बस आसानी से वो आवाज़ को सुनी जा सके। बहुत धीरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ बोलने की ज़रूरत, आसानी से बोलिए और बिल्कुल नॉर्मल वे में बोलिए, भाषण की तरह नहीं। एक समस्या और आप लोग के सामने आती है कि जो बोर्ड बैठा रहता है 4 लोगों का, 5 लोगों का, उसने आपसे कोई क्वेश्चन शुरू किया, नंबर 1 ने, अभी आप उनके आंसर को बताना शुरू किए, तभी नंबर 2 वाले पूछने लगे। ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? तो आप नंबर 1 को इग्नोर नहीं करें, तुरंत आप नंबर 1 की ओर देखते हुए जो बता रहे थे, उनसे कहिएगा कि सर, एक दूसरे सर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप परमिशन दे दें तो उनके क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे सकूँ, ड्यू टू रिस्पेक्ट। अब वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तब आप अपनी निगाह को उनके तरफ से हटा लीजिएगा, नंबर 1 की तरफ से, और नंबर 2 की तरफ ले जाइएगा, और नंबर 2 की तरफ अगर आपने क्वेश्चन को सुन लिया है तो ठीक, नहीं तो उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि सर फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। वो फिर से रिपीट करेंगे, जब वो फिर से रिपीट करें, 2 सेकंड चुप रहिएगा, फिर उनके क्वेश्चन को जो आपको समझ में आ रहा है उसका आंसर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि जब फर्स्ट नंबर कुछ पूछ रहे हैं, सेकंड ने पूछना शुरू किया, फर्स्ट को इग्नोर करके सेकंड की ओर देखने लगते हैं और सेकंड को आंसर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती किया है, साइकोलॉजिस्ट आपका नंबर काट लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके नंबर को काट लिया, क्योंकि आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये ध्यान रखिए। और जब आप बोर्ड के पास जाते हैं, जब आपको बैठने वगैरह के अलाउ कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड आपसे कुछ ना पूछे, या आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं, बोर्ड के लोग, तो आप चुपचाप सामने देखते रहिएगा, जैसे जो पूछे उसकी ओर अपनी निगाह को ले जाइएगा और उनके आंसर को दीजिए, जो पूछे उन्हीं की ओर आंसर दे। जो नहीं कुछ पूछ रहे हैं उनकी ओर देखने की आपको कोई ज़रूरत। जब दूसरा कोई पूछे तो उसकी ओर अपनी निगाह को करिए, जब तीसरा कोई पूछे तब उसकी ओर निगाह करिए। तो यानी जो आपका आई कांटेक्ट होगा वो डायरेक्ट उन्हीं के साथ होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं उनके सामने आपको अपनी आँख को नहीं ले जाना, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक? और अपनी आँख को बिल्कुल सामने रखिएगा, न नीचे रखिएगा, न थोड़ा-सा ऊपर रखिए। जैसे वो बैठे हुए हैं वैसे आप बैठिए, अपना उनको आंसर। देखो, आज से आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ना, डेली का डेली न्यूज़, जितने भी नेशनल इवेंट्स हैं, राष्ट्रीय घटनाएँ हैं, उस पे पकड़ बनाइए।
जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटना, उस पर पकड़ बनाइए। आपसे पूछा जाएगा कि रूस और यूक्रेन, जो रसिया का और यूक्रेन से वार चल रहा है, कितने दिन हो गए, क्यों युद्ध चल रहा है, क्या कारण है। फिर आपसे कहा जाएगा रोल ऑफ यूनो, यूनो का क्या रोल है, क्यों नहीं यूनो अभी तक इंटरफेरेंस कर रहा है, युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहा है यूनो, सबसे बड़ा संगठन है। इसराइल का जो लेबनान वगैरह के साथ चल रहा है, तो बिल्कुल अपने कोऑर्डिनेट रखिएगा। क्या उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या वहाँ पे इस समय इशू तगड़े चल रहे हैं, क्या यूनो वहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आपके पास उसका प्रॉपर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन कब हुआ था, कौन रूलिंग पार्टी थी, इस रूलिंग पार्टी को कितनी सीट मिली थी, आपकी जानकारी भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के साथ इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन होना, ये आपको मालूम हो। इसको अच्छी तरह से आप तैयार रखिएगा। तो न्यूज़पेपर से आप नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, जो अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, पुरस्कार वगैरह मिल रहे हैं, उसको पूरा रखिएगा। और इसके साथ साथ लॉ मिनिस्टर का नाम, बिहार के गवर्नर का नाम, ये सब आप बिल्कुल अपने को अपडेट रखिएगा। बिहार के चीफ जस्टिस का नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूपी का नाम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, उनकी जगह पर इसको सीजीआई बनाने का प्रपोजल आया है। क्या कोई लेडीज़ भी कभी सीजीआई रह चुकी है, क्या कोई लेडीज़ कभी सीजीआई रही है कि नहीं रही है। आपका आंसर हाँ या नहीं। आपने कहा हाँ, आपसे नाम पूछा जाएगा, आपने कहा नहीं, तो कोई नाम नहीं पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या कोई सीजीआई लेडीज़ रह चुकी है। नहीं सर, कोई लेडी सीजीआई नहीं रही हैं, बट इन लाइन है बीवी नागरत्ना सीजीआई बनने के लिए। कौन बनेंगे। बीवी नागरत्ना करंटली सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। नहीं बोल रहे हैं आप। सर मैं नाम एग्जैक्टली मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट बीवी नागरत्ना लेडी हैं। तो शायद ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी नेक्स्ट बनने वाली। देखो, जब कभी किसी जज का नाम लोगे आप, तो उनके नाम के आगे लगाओगे ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल। आप नाम सही बोल रहे हो, ऑनरेबल जस्टिस नहीं लगा रहे, इसलिए हम बार बार आपसे रिपीट करवा रहे हैं। जी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस बीवी। ऑनरेबल, क्योंकि आप जज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और आपके तो वो बिग बॉस है ना, जो आप बनने जा रहे हैं वो सबसे छोटा जज है, उससे छोटा कोई जज इंडिया में नहीं होता, और जो वो बनने जा रहे हैं उससे बड़ा कोई जज नहीं होता। तो आप है जीरो पे, वो है इनफाइनाइट पर। तो उनको हम अगर केवल बेला त्रिवेदी या उनको हम बीबी नागरत्ना कहेंगे, तो वो क्या होगा, गलत होगा। हमको सारे जजेस का नाम जस्टिस वर्ड के साथ, हिंदी में आप न्यायमूर्ति कह सकते हो, इंग्लिश में ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए तो पहले बताइएगा अभी तक कोई भी लेडीज़ नहीं। लेकिन जो सीक्वेंस है, जो लाइन है सीजीआई की, उसमें खड़ी हुई है जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 के बाद। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 27 में जब ये जस्टिस विक्रमनाथ जी रिटायर होंगे सीजीआई बन के, तो उन्हीं का नंबर आने के चांस। अगर आप इतना बता लिए तो आपको बहुत अच्छा नंबर, और कहीं आपने कह दिया हाँ बनी हुई है, गए काम से, गए काम से। कौन बना है सीजीआई लेडीज, इसलिए इनकम्प्लीट जानकारी को तो बिल्कुल सामने, नहीं तो बहुत नंबर कटेंगे, बहुत नंबर कटेंगे। ठीक, तो अपने को पूरा अपडेट करते रहिएगा। कौन 2 ओलंपियन खिलाड़ियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया कुछ चंद दिन पहले, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने। इस डेट को
Sir, I think yesterday, 6th of September. यस्टरडे तो याद है कि जब आपका अक्टूबर में पड़ेगा तो कितना यस्टरडे हो जाएगा? 6th September को हाँ, तो जाएंगे। अपने कॉपी में लिख लेना आप लोग। अपने कॉपी में लिख लेना कि 2 ओलंपियाड विनेश और बजरंग पूनिया 6 सितंबर को उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जब आपका 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर किसी भी डेट पर इंटरव्यू पड़ेगा तब आपको डेट नहीं याद रहे, इसीलिए अभी से डेट को अपना लिखे रहना। तो आप लोग एक नेशनल न्यूज़पेपर तुरंत पढ़ना शुरू करो और उस पर कम से कम 20 से 25 मिनट समय दीजिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के 1 साल के डिसाइडेड केस, पटना हाई कोर्ट ने 1 साल के भीतर जो जो इम्पोर्टेंट केस को डिसाइड किया है उसको अपने को अपडेट रखिए। जैसे पटना हाई कोर्ट ने 65% जो रिजर्वेशन था उसको क्या ऑर्डर किया था? बिहार स्टेट में जो 65% रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई थी, पटना हाई कोर्ट ने उसमें क्या डिसीजन दिया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अपहेल्ड किया था पटना हाई कोर्ट का अपील किया। फैसला कौन सा है? लिख लो, फैसला का नाम लिखो, पटना हाई कोर्ट का डिसीजन लिखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तब आप उससे उबर पाएंगे। देखो इसी पैटर्न पे अभी तुमने बहुत ही आप लोग को कुल 5% चीज़ें बताई हैं, इसी पैटर्न पे आप लोग अपनी शुरुआत कर दो। अच्छा, और जैसे हमारा गला ठीक होता है हम आप लोग की 2nd क्लास 3rd क्लास लेना शुरू कर देंगे। ये अभी तबीयत अंदर से हमारी ठीक नहीं थी, लेकिन हमने कहा आप लोग को कम से कम बूस्ट तो कर दिया जाए, शुरुआत तो कर दिया जाए ना। आप लोग इस पैटर्न पर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, सारे केस लॉ को बना डालो, लीडिंग केसेस, करंट केसेस, ठीक है। अपने सारे सिलेबस को कवर कर डालो, जितना भी सिलेबस में जितने भी डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल हैं, सबको पढ़ डालो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल क्या है, सिविल सूट कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ डालो। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, स्पेसिफिक सूट क्या होता है, जनरल सूट क्या होता है, ये सारी तैयारी आप लोग अपना तेज़ी से करना शुरू करो, ठीक। फिर इसके बाद हम आप लोग से पूछेंगे भी और आप लोग को भी बहुत सी बात बता। जब ये हो जाएगा तब आप लोग का 3 मौके, उसके बाद ठाट से जाके दीजिए, देखिए कैसे नहीं सेलेक्ट, ठीक है भाई। बस ऊपर वाला नाराज न रहे, क्योंकि तो ऐसा कुछ नहीं कि सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप इतने को देखो सिलेबस, जो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, बल्कि आपको क्या करना है उस सिलेबस को जो है कम करना है। और कभी भी ड्यूरिंग इंटरव्यू एग्जामिनर के पाले में बॉल को मत देना, जैसे बॉलिंग करने का राइट्स उसको मत देना, बॉल हर समय अपने पास रखो। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप उतने बोलिएगा जितना वो पूछ रहा है, एक्स्ट्रा एक शब्द नहीं बोलना, एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बोलोगे तो वो फिर एक्स्ट्रा पूछना शुरू। अगर उसने केवल आपसे पूछा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा सीपीसी के सेक्शन में, तो आप बड़े धीरे से बता दोगे सर सेक्शन नंबर 11। तो अगर वो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल बीएसए में कहाँ है और इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ था, तो आप सेक्शन बता के चुप। ज़रूरत से ज़्यादा एक शब्द नहीं बोलना, एक शब्द भी मत। वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं बताना, वहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, वहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, वहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, ठीक। केवल आपको वो बताना है जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। चलो ये वाले अभी वीडियो हम आप लोग को ग्रुप में सेंड भी कर देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा और फिर हम आप लोग को नेक्स्ट डेट बता भी देंगे कि कब हम आप लोग की नेक्स्ट क्लास, ठीक। थैंक यू।